तो हेलो एवरीवन, सभी को गुड मॉर्निंग और आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे प्यारे से प्लेटफॉर्म एलयू अपडेट पे। और आज की क्लास में हम एमसीक्यू करने वाले हैं, जो कि आपका चैप्टर नंबर 3 है। प्रियम्बल पार्ट 1 और पार्ट 2 के एमसीक्यू प्रैक्टिस हम करेंगे। थ्योरी हमने ऑलरेडी कवर कर दी है एप्लीकेशन के ऊपर। तो जो बच्चे बैच में एनरोल नहीं है, वो बच्चे बैच में एनरोल हो जाइए। और जो है, कई सारी सुविधाओं का लाभ उठाइए। इस समय हमारे एप्लीकेशन पर रिवीजन बैच चल रहा है, जिसमें पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है दोबारा से रिवीजन के अंदर। बस ये है, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड पढ़ाया जा रहा है। और आज की क्लास में हम करेंगे एमसीक्यू। तो हमारे यहाँ दो कोर्सेज चलते हैं जिसमें पॉलिटी पूछी जाती है। तीन कोर्सेज चलते हैं, एक बीए कोर्स है, उसमें भी पॉलिटी थोड़ी बहुत पूछी जाती है। तो तीन कोर्सेज ऐसे हैं जिसमें पॉलिटी पूछी जाती है। तो दो कोर्सेज हमारे यहाँ लगे हुए हैं, एलएलबी 5 ईयर्स, एलएलबी 3 ईयर्स और बीए का, तीनों के बैच चल रहे हैं। इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड वीडियो क्लास मिलेंगी, नोट्स मिलेंगे, पीवाईक्यूज मिलेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, मेंटरशिप होगी और साथ के साथ आपको काउंसलिंग में भी हेल्प मिलेगी। ऐसे ही एलएलबी 3 ईयर्स में आपको लाइव क्लास, रिकॉर्डेड वीडियो क्लास, नोट्स, फ्री वाइक्यूज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मेंटरशिप, 20+ मॉक टेस्ट, 15 फुल लेंथ मॉक टेस्ट। इसकी प्राइस 599 है, इसकी 799 है। तो आप लोग टेंशन ना लीजिए, इसमें भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इस समय 25% ऑफ चल रहा है। आप कूपन लगाओगे तो उसके बाद 25% ऑफ आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन के ऊपर, जिससे ये आपकी प्राइस थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगी। तो जो बच्चे बेटा जल्द से बैच में एनरोल नहीं है, वो जल्द से जल्द बैच में एनरोल हो जाइए, क्योंकि अब रिवीजन भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसके बाद आप लोग को मौका नहीं मिलेगा। तो जो बच्चे यूट्यूब पे इस क्लास को देख रहे हैं, तो वो बच्चे जल्द से जल्द एनरोल होइए बैच में और इन सभी सुविधाओं का फायदा उठाइए, क्योंकि अब एंट्रेंस में बहुत कम समय बचा हुआ है। ठीक है, तो आज हम एमसीक्यू करेंगे। और एमसीक्यू किसके करेंगे? हम एमसीक्यू करेंगे प्रियम्बल के पार्ट 1 के और पार्ट 2 की। अब क्वालिटी में आपको फील आएगा बेटा, है ना। चलो, तो आज का हमारा टॉपिक है, हमारा विषय है आज का, दैट इज प्रियम्बल पार्ट 1 और पार्ट 2 के एमसीक्यू प्रैक्टिस हमको करनी है। ठीक है, इस टॉपिक के एमसीक्यू हमको प्रैक्टिस करने हैं बेटा। तो पार्ट 1 में आपका क्या आता है? यूनियन और इट्स टेरिटरीज, संघ व उसके राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। और पार्ट 2 में आती है आपकी नागरिकता, दैट इज सिटीजनशिप। ठीक है, और प्रियम्बल जो कि आपकी समरी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की और फ्रंट पेज है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो इन तीनों टॉपिक के ऊपर आज हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो सभी लोग एक एक करके इसका आंसर देना। ठीक है, पहला क्वेश्चन सबके आगे ये है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे प्रियम्बल के एमसीक्यू से। तो सबसे पहले जो एमसीक्यू होंगे वो होंगे आपके प्रियम्बल के। ठीक है, तो प्रियम्बल के एमसीक्यू पहले आएंगे। ठीक है, चलो ये करो, पहला एमसीक्यू आप लोग के स्क्रीन पे है और इसको अटेम्प्ट करिए अच्छे से। चलो बताओ सभी लोग इसका आंसर। जो बच्चे एप्लीकेशन पे इस क्लास को देख रहे हैं वो इसका आंसर बताइए। तो सभी के आंसर सही आ रहे हैं। तो प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड इन, माने प्रियम्बल भारतीय संविधान का जो प्रियम्बल है, जो फ्रंट पेज है, जो प्रियम्बल है बेटा, जो फ्रंट पेज है, जिसको हम कहते हैं, जिसको आईडी कार्ड कहते हैं। ठीक है, जिसको आईडी कार्ड कहते हैं और इसको समरी बोलते हैं। और क्या कहते हैं, ये फिलोसफी बताता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक है, फिलोसफी बताता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक है, आईडी कार्ड इसको किसने बोला था? एनए पालखी वाला जी ने बोला था, एनए पालखी वाला जी ने बोला था इसको। पॉलिटिकल हॉरोस्कोप इसको किसने बोला था? पॉलिटिकल हॉरोस्कोप बोलते हैं इसको, एक भाषा में हॉरोस्कोप। ये बोला था आपका बेटा के एम मुंशी। और के एम मुंशी कौन थे? एक तो ड्राफ्टिंग कमेटी के भी मेंबर थे और साथ ही साथ ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी को संभाल रहे थे। तो प्रियम्बल कब अडॉप्ट हुआ होगा? जिस दिन हमने अपना संविधान अडॉप्ट किया होगा, जिस दिन हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया होगा बेटा। जिस दिन हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया होगा, उस दिन आपका प्रियम्बल अडॉप्ट हुआ होगा। जिस दिन हमने अपने संविधान को अडॉप्ट कर लिया होगा, उसी दिन हमने प्रियम्बल को भी अडॉप्ट कर लिया होगा। ये बाद में जो है प्रियम्बल को ऐड किया गया था। क्यों? क्योंकि किसी चीज की हम समरी कब बता सकते हैं? जब हमने वो कहानी पूरी सुन ली हो, इसलिए इसको बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। ठीक है, तो हमने अडॉप्ट कब किया होगा इसको? जब अडॉप्ट किया होगा, जब हमने अपने संविधान को अडॉप्ट किया होगा। तो हमने अपने संविधान को अडॉप्ट कब किया था? हमने अपने संविधान को अडॉप्ट कब किया था? हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बेटा अडॉप्ट कब किया था? कॉन्स्टिट्यूशन को हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को कब अडॉप्ट किया था?
हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया था 26 नवंबर 1949, और इसी को हम कहते हैं संविधान दिवस के नाम से मनाया जाता है, माने कॉन्स्टिट्यूशन डे के नाम से इसको मनाया जाता है। अच्छा, ये तो अडॉप्ट वाली होगी। एनफोर्स कब किया था हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को? इन्फोर्स कब किया था, माने लागू कब किया था? वो कब किया था? 26 जनवरी 1950। इसी को रिपब्लिक डे नाम से मनाया जाता है, आप लोग का गणतंत्र दिवस। ठीक है, ये याद रखना बेटा, एडॉप्ट और एनफोर्स में ये अंतर होता है। एडॉप्ट माने बन के तैयार हो गई चीज, लागू नहीं किया। एनफोर्स चीज बन के भी तैयार है और लागू भी कर दिया। तो जिस दिन हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया होगा, उसी दिन हमने क्या किया होगा? प्रियम्बल को अडॉप्ट किया होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कब किया? 26 नवंबर 1949 को। तो प्रियम्बल भी 26 नवंबर 1949 वाले दिन आपका अडॉप्ट हो गया था बेटा। ठीक है, ये थी प्रियम्बल से जुड़ी सारी बातें, इसकी इंट्रोडक्शन। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करिए आप लोग। द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब इंडिया एज, माने संविधान की प्रस्तावना में भारत का वर्णन इस प्रकार किया गया है। क्या भारत एक यूनिटरी स्टेट है? क्या भारत एक फेडरल स्टेट है? क्या भारत एक सेकुलर स्टेट है? क्या भारत एक अथीस्ट स्टेट है? बताओ सभी लोग। कुछ लोग आंसर ए दे रहे हैं, कुछ लोग बी दे रहे हैं। यूनिटरी दे रहे हैं कुछ लोग बी दे रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग सी दे रहे हैं आंसर। चलो चलो, अब हम बताते हैं आप लोग को। ठीक है, प्रस्तावना माने प्रियम्बल। प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे डिस्क्राइब किया गया है? देखो, हाँ, कैसे डिस्क्राइब किया है? क्या यूनिटरी लिखा था कहीं? आपने यूनिटरी नाम का वर्ड देखा था? नहीं देखा था। क्या आपने फेडरल नाम का कोई वर्ड देखा था? नहीं देखा था। क्या आपने अथीस्ट नाम का कोई वर्ड देखा था प्रियम्बल के अंदर? नहीं देखा था। क्या देखा था? सेकुलर स्टेट देखा था। ठीक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सोवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये सुना था आपने? तो भारत कैसा होगा बेटा? सेकुलर राज्य होगा। माने सेकुलर का मतलब क्या होता है? अब सेकुलर सेकुलर का मतलब क्या होता है? माने सेल नॉट स्टेट सेल नॉट प्रमोट एनी रिलीजन, माने स्टेट किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगा बेटा, किसी भी कीमत पर किसी रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगा। स्टेट का कोई एक ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा। ठीक है, स्टेट का कोई एक ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा। स्टेट ऐसा नहीं करेगा, एक रिलीजन को बढ़ावा दे रहा है ऐसा स्टेट करने की कोशिश नहीं करेगा। यही होता है आपका सेकुलर स्टेट। तो भारत कैसा है आपका? सेकुलर स्टेट। सेकुलर माने पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष। ठीक है बेटा, चलो ये वाला करो। द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट्स विद द फ्रेज। तो प्रियम्बल किस फ्रेज से स्टार्ट होता है? इन द नेम ऑफ गॉड, इंडिया सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, वी द पीपल ऑफ इंडिया, टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन्स। किस फ्रेज से स्टार्ट होता है बेटा? इंट्रोडक्टरी फ्रेज कौन सा है? तो सबके आंसर आ रहे हैं, तो सभी लोग दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए। तो किससे स्टार्ट होता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि हम भारत के लोग, इससे स्टार्ट होता है। और यही क्या होता है? आपका सोर्स ऑफ पावर होता है। यही आपका बेटा, आपका क्या होता है? सोर्स ऑफ, यही आपका क्या होता है? सोर्स ऑफ पावर होता है बेटा। ठीक है, यही क्या होता है? सोर्स ऑफ पावर आपका होता है। यही आपका क्या होता है? सोर्स ऑफ पावर होता है। यानी कि जो ये हमारा संविधान बन के तैयार हुआ है, वो किसी राजा या रानी या किसी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के थ्रू तैयार नहीं हुआ है बेटा। ये खुद भारत के लोगों ने मिलकर तैयार किया है, अपने प्रतिनिधियों को भेज के, अपने प्रतिनिधियों के चुन के भेज के। संविधान सभा कैसे बनी थी? इलेक्टेड होके बनी थी, और कुछ नॉमिनेटेड वाले भी थे, लेकिन कुछ लोग तो इलेक्टेड थे ना। तो किन्होंने उनको इलेक्ट करके भेजा? भारत के लोगों ने ही उनको इलेक्ट करके भेजा, भारत के लोगों ने ही उनको चुन के भेजा था कि जाओ संविधान सभा में बैठो आप और संविधान बनाओ भारत के लिए। तो संविधान के मेन सोर्स ऑफ पावर कौन है? पीपल ऑफ इंडिया, हाँ, यानी कि हम भारत के लोग। ठीक है बेटा, ठीक है। ये इन द नेम ऑफ गॉड, ये तो शुरू नहीं होता। इंडिया इज अ सोवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये बाद में आता है, इसके बाद आता है वी द पीपल ऑफ इंडिया के बाद। ठीक है, ये भी बाद में आता है, टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन्स। ठीक है, चलो ये वाला करो आप लोग। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शब्द
क्रम सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड सीक्वेंस इज करेक्ट एज पर द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, माने प्रियम्बल के अकॉर्डिंग इसमें से कौन सा सीक्वेंस करेक्ट है। ठीक है, इसमें से कौन सा सीक्वेंस करेक्ट है वो बताना है आपको। सेकुलर पहले आएगा, डेमोक्रेटिक पहले आएगा, रिपब्लिक पहले आएगा, कौन आएगा, सोवरेन पहले आएगा, कैसे। वी द पीपल ऑफ इंडिया टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू, बताओ, जल्दी बताओ, बताओ बताओ सभी लोग बताओ, सभी लोग के आंसर आने चाहिए। चलो सही है, सबके आंसर आ रहे बी। तो क्या था, इससे स्टार्ट कैसे स्टार्ट होता था, क्या था प्रियम्बल, वी द पीपल ऑफ इंडिया टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, तो यही क्रम होगा बेटा। ठीक है, यही होगा। अब इसमें क्या है, देखो इसमें सेकुलर पहले दे दिया है, लेकिन जबकि सोशलिस्ट पहले आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे होता तो ये सही हो जाता, इसलिए ये ऑप्शन गलत है आपका, ये सही है। इसमें सेकुलर पहले दिया है, नहीं सोवरन पहले आता है, तो ये ऑप्शन इसलिए गलत है। इसमें सोशलिस्ट सेकुलर, इसमें सोशलिस्ट पहले दे दिया है, सोवरन पहले आता है, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत है। तो दो ऑप्शन तो आप ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते थे कि सोवरन पहले है ही नहीं। ठीक है, और बाकी दो में आप कर सकते थे कि सोशलिस्ट पहले आएगा, सेकुलर बाद में आता है। ये वाला करो आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशन ऑफ लिबर्टी इज नॉट मेंशन इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, निम्नलिखित में से स्वतंत्रता के किस आयाम का उल्लेख भारत के संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। माने मैंने आपको बताया था कितने, पांच तरीके की लिबर्टी आप लोग को दे रखी है, पांच तरीके की आजादी दे रखी है। ठीक है, अब उनमें से कौन सी आजादी इसमें नहीं है, बताओ। तो सबके आंसर सही आ रहे हैं, पांच तरीके की बताई थी मैंने लिबर्टी। लिबर्टी कितने प्रकार की बताई थी बेटा मैंने आपको, लिबर्टी मैंने पांच तरीके की बताई थी, पांच टाइप्स की। कौन कौन सी, लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ फेथ, लिबर्टी ऑफ बिलीफ और लिबर्टी ऑफ वर्शिप। ये पांच तरीके की लिबर्टी आप लोग को आजादी मैंने बताई थी। अब इसमें लिबर्टी ऑफ थॉट है, तो क्या ये ऑप्शन सही होगा, नहीं होगा। लिबर्टी ऑफ बिलीफ है इसमें, यस, तो क्या ये ऑप्शन सही होगा, नहीं होगा। ठीक है, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन है इसमें, यस, क्या ये ऑप्शन सही होगा, नहीं होगा। कौन सा पूछा, नॉट, मतलब कौन सी मेंशन नहीं है, तो अपॉर्चुनिटी मेंशन नहीं बेटा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्यों, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कैसा है, ये इक्वेलिटी में आता है। अपॉर्चुनिटी किस में आता है, अपॉर्चुनिटी आपका आता है इक्वेलिटी में आता है बेटा, अपॉर्चुनिटी आपका जो आता है वो इक्वेलिटी में आता है, इक्वेलिटी। इक्वेलिटी कितने प्रकार की, दो प्रकार की, स्टेटस की और अपॉर्चुनिटी की। इसलिए ये ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। चलो ये वाला करो। अकॉर्डिंग टू द प्रियम्बल व्हाट डज द प्रमोशन ऑफ फेटर्निटी अस्योर, बताओ प्रस्तावना के अनुसार भाईचारे को बढ़ावा देने से क्या आश्वासन मिलता है। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, अलाउ ऑल टू प्रोफेस प्रीच एंड प्रैक्टिस एनी रिलीजन, बताओ, राष्ट्र की एकता और अखंडता, विचार अभिव्यक्ति विश्वास आस्था और उपासना, आर्थिक अवसर, सभी को किसी भी धर्म को मानने प्रचार करने के उसका पालन करने की अनुमति देता है। तो फेटर्निटी क्या बताता था, तो फेटर्निटी बेटा जो बताता था आपका, बताता है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन बताता है। क्या बताता है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन बताने का काम करता था। तो ये कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा इस हिसाब से। तो ये क्या है आपका, ये बेटा ये जो ऑप्शन नंबर बी है ये क्या है, आपकी लिबर्टी है। ठीक है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी आपने कहीं पढ़ी थी, नहीं पढ़ी थी। अलाउ टू प्रोफेस प्रीच एंड प्रैक्टिस एनी रिलीजन, ये आगे चल के फंडामेंटल राइट्स में आप पढ़ोगे। ठीक है, ये यहाँ पे नहीं पढ़ोगे। तो उसका राइट आंसर क्या होगा बेटा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात करता है कौन, फेटर्निटी। फेटर्निटी का मतलब क्या होता है, भाईचारा। भाईचारा फेटर्निटी का मतलब क्या होता है, भाईचारा। भाईचारा या कह लो बंधुता, माने हम सब एक ही फैमिली के मेंबर हैं, हम सब भाई बहन हैं, हमको मिलके एक साथ देश के अंदर रहना है। ठीक है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। चलो ये वाला बताओ। विच वर्ड हैज बीन सब्स्टिट्यूटेड फॉर द वर्ड्स यूनिटी ऑफ द नेशन इन द 42nd अमेंडमेंट,
एक्ट ऑफ द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। माने प्रियम्बल के अंदर 42वें संवैधानिक संशोधन के थ्रू यूनिटी के साथ किस शब्द को जोड़ा गया था, ये बताओ। सभी लोग बताओ। सभी का आंसर सही आ रहा है। किसके साथ यूनिटी के साथ कौन सा वर्ड जोड़ा गया था? यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन जोड़ा गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट से बेटा। 42nd अमेंडमेंट एक्ट से, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है। तो इससे बेटा तीन वर्ड आपके प्रियम्बल में जोड़े गए थे। तीन वर्ड जोड़े गए थे, उसको याद करने की ट्रिक भी मैंने बताई थी। जैसे आप लोग कहते हैं ब्रोसिस, तो सिस आपको याद करना था। कौन कौन से? सोस, सेकुलर, इंटीग्रिटी और सोशलिस्ट। ये पहले बेटा आपके संविधान के अंदर, ये प्रियम्बल के अंदर मेंशन नहीं थे, लेकिन 42वें संवैधानिक संशोधन के थ्रू इन तीन शब्दों को आपके प्रियम्बल में जोड़ दिया गया था। कौन कौन से? सेकुलर, इंटीग्रिटी और सोशलिस्ट, इन तीन शब्दों को बेटा जोड़ा गया था। तो यहां पर पूछ रहा है कि यूनिटी के साथ किसको जोड़ा गया था, तो किसको जोड़ा गया था? यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन को जोड़ा गया था। ठीक है बेटा। चलो, अब ये वाला बताओ। The 42nd Constitutional Amendment Act 1976 added three new words of the preamble: socialist, secular and। किसको जोड़ा था सोशलिस्ट सेकुलर के साथ? अभी बताया पीछे, सोशलिस्ट सेकुलर के साथ क्या जोड़ा था? तीन शब्दों को जोड़ा था। दो तो उसने बता ही दिए, सोशलिस्ट सेकुलर, और तीसरा क्या था वो बताओ। बताओ सभी लोग। तो सभी का आंसर सही आ रहा है। क्या जोड़ा गया था? सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। और ये किसमें जोड़ा था? फेटर्निटी के साथ जोड़ा था। फेटर्निटी के अंदर यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, यूनिटी तो पहले था, बाद में इंटीग्रिटी को जोड़ दिया गया। ठीक है। चलो, ये वाला करो। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स वाज नॉट पार्ट ऑफ द ओरिजिनल प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। माने के इनमें जो शब्द लिखे हुए हैं, तो ओरिजिनली जब प्रियम्बल बन गया था तब कौन सा इन चार ऑप्शन में से दिए गए पैसे पार्ट नहीं था? तो वही वाला है, वही वाला मैंने अभी जो पीछे बताया उनमें से कोई एक वर्ड इसमें लिख दिया गया होगा। बेटा बेटा गलत बोल रहे हो आप लोग। ऑप्शन नंबर डी में बेटा सोवरन लिखा हुआ है। सोवरन वर्ड था, पहले पार्ट था, 42वें संवैधानिक संशोधन से सेकुलर जोड़ा था, ना कि सोवरन। उसका राइट आंसर क्या होगा बेटा? इसका राइट आंसर होगा बेटा सेकुलर, ना कि सोवरन। सोवरन तो पहले ऑलरेडी मेंशन था। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से तीन वर्ड्स को जोड़ा गया था। कौन कौन से? सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। ये वर्ड तो ऑलरेडी मेंशन था, सोवरन। सोवरन तो मेंशन था बेटा। ठीक है। डेमोक्रेटिक भी पहले मेंशन था, रिपब्लिक भी था। डेमोक्रेटिक मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, गवर्नमेंट फॉर द पीपल, गवर्नमेंट बाय द पीपल। माने इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? लोग खुद की सरकार चुन के भेजते हैं, खुद अपने प्रतिनिधियों को चुन के भेजते हैं इसके अंदर। ठीक है। और वो अकाउंटेबल गवर्नमेंट होती है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैसी होती है? एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट होती है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैसी होती है? एक अकाउंटेबल होती है। किसको अकाउंटेबल होगी? पीपल ऑफ इंडिया को अकाउंटेबल होगी बेटा। भारत के लोगों को अकाउंटेबल होगी और कुछ बेसिक नियम से चलेगी। बेसिक नियम कौन से हैं? बेसिक रूल कौन से हैं? बेसिक रूल कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अकॉर्डिंग चलती है। रिपब्लिक मतलब क्या हो जाएगा? रिपब्लिक मतलब होगा हेड ऑफ स्टेट। कैसा होगा? हेड ऑफ स्टेट कैसा होगा? एक इलेक्टेड पर्सन होगा, ना कि कोई हेरिडिटरी पोजीशन होगी। हेरिडिटरी पोजीशन माने कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, रानी की बेटी ही रानी बनेगी। ठीक है। सेकुलर मतलब क्या होता है? पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, माने स्टेट किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगा। सोवरन मतलब क्या होता है? संप्रभु, माने हम अपने डिसीजन लेने के लिए इंडिपेंडेंट हैं, चाहे इंटरनल हो और चाहे एक्सटर्नल डिसीजन हो। हम अपने डिसीजन लेने के लिए कैसे हैं? स्वतंत्र हैं। कोई बाहरी ताकत हमको या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डिक्टेट नहीं कर सकती है कि आपको ये करना है। ठीक है। अब वर्ड्स का मतलब समझ में आ गया। चलो, आप बताओ ये वाला।
विच ऑफ द फॉलोइंग नोबल आइडियाज इज मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस महान आदर्श का उल्लेख किया है? बताओ। लिबर्टी पूछ रहा है यार, किस तरीके की लिबर्टी दे रखी है बताओ। किन 5 तरीके की लिबर्टी दे रखी है बताओ सभी लोग। सुयस कह रहे डी, आकांक्षा डी। बेटा डी कैसे हो जाएगा? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वर्शिप, 5 तरीके की लिबर्टी दे रखी है। ये जो आप डी कह रहे थे वो लिबर्टी ऑफ अपॉर्चुनिटी कहे तो वो तो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी था। समझे? वो इक्वलिटी था अपॉर्चुनिटी का, ना कि लिबर्टी। लिबर्टी 5 तरीके की है बेटा। कौन कौन सी है? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इन 5 तरीके की लिबर्टी का मेंशन किया गया था। चलो ये वाला करो। Who moved the objective resolution that was later adopted as the preamble of Constitution of India? बताओ। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को किसने पेश किया संविधान सभा के आगे, जिसको बाद में चल के वही प्रियम्बल बना था? तो सबका आंसर सही आ रहा है। किसने पेश किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। नेहरू जी ने पेश किया था। और ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का मतलब ये था कि विजन था एक तरीके से कि आप किस तरीके का भारत बनाना चाह रहे हैं आगे चल के, किस तरीके के संविधान में ऐसे हम प्रोविजन लाएंगे, किस तरीके का भारत हम बनाना चाह रहे हैं, एक विजन था उनका। बाद में वही चल के क्या बन गया? प्रियम्बल बन गया बेटा। चलो ये वाला करो। सबके आंसर सही आ रहे हैं। ये वाला करो। हु डिस्क्राइब द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज द पॉलिटिकल हॉरोस्कोप? कभी मैंने पीछे बताया था पॉलिटिकल हॉरोस्कोप किसने बोला? बताओ। और आईडी कार्ड किसने बोला था ये भी बताना। दोनों नाम लिख के भेजना मेरे पास। आईडी कार्ड और पॉलिटिकल हॉरोस्कोप किसने बोला? ये दोनों नाम लिख के भेजो मेरे को, ठीक है, कमेंट में। नाम लिख के भेजो बेटा, नाम ऑप्शन मत बताओ मेरे को। नाम लिख के भेजो दोनों के। चलो, पॉलिटिकल हॉरोस्कोप के और आईडी कार्ड के किसने बोला था? चलो, सही लिखा है सबने। तो बेटा आईडी कार्ड किसने बोला था इसको? आईडी कार्ड किसने बोला था प्रियम्बल को? आईडी कार्ड बोला था आपके, किसने बोला था? एन ए पालकी वाला जी ने। और पॉलिटिकल हॉरोस्कोप किसने बोला था? पॉलिटिकल हॉरोस्कोप किसने बोला था? वो बोला था आपके कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी, माने के एम मुंशी जी ने बोला था। और के एम मुंशी साथ के साथ किन कमेटी के हेड थे? एक तो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे ये। ड्राफ्टिंग कमेटी के क्या थे? एक सदस्य थे ये। ठीक है। और उसके साथ साथ ये क्या थे? ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी को संभाल रहे थे संविधान सभा के अंदर। अच्छा, तो उन्होंने क्या बोला? पॉलिटिकल हॉरोस्कोप बोला था। तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा? कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी, के एम मुंशी। एने पालकी वाला जी ने क्या बोला था? आईडी कार्ड बोला था। अब बहुत से लोगों को ये डाउट हो रहा होगा कि भैया ये हॉरोस्कोप का मतलब क्या है? हॉरोस्कोप बेटा वो होता है एक छोटे से पॉइंट से बहुत बड़ा विजन आपको दिख जाए। एक छोटे से पॉइंट से आपको बहुत बड़ा विजन दिख जाए। तो आप देखोगे आपका जो प्रियम्बल है संविधान की किताब का जो पहला पन्ना है, आपको पूरे संविधान की उसमें समरी पता लग जाती है। एक तरीके से समरी पता लग जाती है। माने इतने बड़े लिखित संविधान की आपको एक सिर्फ छोटे से पन्ने से समरी पता लग जा रही है। दैट इज, एक छोटे से पन्ने से आपको पूरा विजन दिख जा रहा है हमारे संविधान का। इसलिए इसको के एम मुंशी जी ने क्या बोला था? पॉलिटिकल हॉरोस्कोप बोला था बेटा। ठीक है। चलो ये वाला करो आप। हु इज द सोर्स ऑफ ऑल पावर्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन इन द प्रियम्बल? सोर्स ऑफ पावर कौन था बताओ? अभी बताया था कौन था सोर्स ऑफ पावर। पावर कहां से मिल रही है?
इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? सबने सही दिया है। क्या होगा? वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि हम भारत के लोग। हम भारत के लोग। ये क्या है? सोर्स ऑफ पावर। ठीक है। चलो ये वाला बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज नॉट इंक्लूडेड इन प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? दिए गए ऑप्शन में से कौन सी ऐसी टर्म है जो भारतीय संविधान के प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना में लिखी हुई नहीं है? बताओ। कौन सी मेंशन नहीं है? कौन सा वर्ड मेंशन नहीं? फेडरलिज्म नाम का कोई शब्द हमारे संविधान के प्रियम्बल में मेंशन नहीं है बेटा। सोवरेन मेंशन है, जस्टिस मेंशन है और फेडरलिटी मेंशन है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। माने फेडरलिज्म नाम, संघवाद, संघवाद और फेडरलिज्म नाम का कोई शब्द हमारे संविधान में, इसका कोई जिक्र नहीं है कहीं भी। ठीक है, चलो ये वाला। अब अब हम करने जा रहे हैं पार्ट वन और पार्ट टू के एमसीक्यू। ठीक है, प्रियम्बल के जितने एमसीक्यू थे आप लोगों ने कर लिए। यही एमसीक्यू घुमा फिरा के आपसे एग्जाम में पूछेगा। ठीक है। अब समय आ गया है कि पार्ट वन के एमसीक्यू कराया जाए और पार्ट टू के एमसीक्यू कराया जाए। तो सबसे पहले पता तो होना चाहिए कि पार्ट वन में है क्या। तब तो एमसीक्यू करोगे आप लोग। पार्ट, भाई थ्योरी एप्लीकेशन वाले बच्चों ने तो पढ़ लिया, यूट्यूब वाले के बच्चों को तो पता होना चाहिए कि पार्ट वन में क्या है। तो पार्ट वन में है बेटा यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, माने संघ व उसके राज्य क्षेत्र। पार्ट टू में क्या है? नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप। इसके आर्टिकल कहां से कहां तक है? इसके आर्टिकल है 1 to 4 तक। इसके आर्टिकल कहां से कहां तक है बेटा? आर्टिकल नंबर 5 to 11, जो कि नागरिकता की बात करते हैं। ठीक है। पार्ट वन में क्या है? संघ व उसके राज्य क्षेत्र, जिसमें कि आपको आर्टिकल 1 to 4 पढ़ने होते हैं। पार्ट टू में क्या होता है? नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप, जिसमें आर्टिकल नंबर 5 to 11 हम बात करते हैं। ठीक है बेटा। चलो आपका पहला क्वेश्चन। इंडिया ऑल्सो नोन एज भारत इज अ क्या है? फेडरेशन ऑफ स्टेट है, यूनियन ऑफ स्टेट है, यूनियन ऑफ वर्ल्ड है, यूनियन ऑफ कंट्री। आर्टिकल नंबर 1 को याद करो, क्या लिखा था उसमें? इंडिया दैट इज भारत शेल बी डैश। क्या था बताओ? क्या था? इंडिया दैट इज भारत शेल बी क्या होगा? यूनियन ऑफ स्टेट होगा बेटा। इंडिया दैट इज भारत शेल बी यूनियन ऑफ स्टेट, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट। अब बहुत से बच्चों को ये अंतर ही नहीं पता होगा कि यूनियन स्टेट और फेडरल फेडरेशन ऑफ स्टेट में अंतर क्या था। तो ये पूछा गया था किससे? जो हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, कौन? भीमराव अम्बेडकर जी से पूछा गया था कि सर यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब क्या है हमारे यहाँ। उसमें क्या मतलब बताया? उन्होंने बताया कि ये मान लो अगर कोई, ये कोई देश, ये मान लो देश है कोई भी, और इसमें ये सारे राज्य हैं, इससे मिलके एक यूनियन बना हुआ है। इन सारे राज्य ने मिलके क्या हुआ? एक यूनियन बना लिया है। बट ये जो यूनियन बनाया है किसी एग्रीमेंट के साथ बनाया है। अगर किसी एग्रीमेंट के साथ राज्य जुड़े हुए हैं यूनियन के साथ, किसी एग्रीमेंट के तहत अगर राज्य किसी यूनियन के साथ जुड़ गए, तो उसको हम कहते हैं फेडरेशन ऑफ स्टेट। इसको हम कहते हैं फेडरेशन ऑफ स्टेट। माने फेडरेटिंग यूनिट्स ने मिलकर क्या किया? एक यूनियन बनाया है विद एग्रीमेंट। ये राज्य है, इनको हम फेडरेटिंग यूनिट्स के कह रहे हैं। ठीक है, ये इनको हम कह रहे हैं फेडरेटिंग यूनिट्स, फेडरेटिंग यूनिट्स। तो इन जो फेडरेटिंग यूनिट्स है बेटा, इन्होंने मिलकर क्या किया? एक यूनियन तो बनाया है, लेकिन एग्रीमेंट साइन करके बनाया है। एग्रीमेंट साइन इन द सेंस, माने इनके बीच में कुछ एग्रीमेंट हुआ है, उसके तहत इस यूनियन से वो जुड़े हैं। उसके तहत वो इस यूनियन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, उसके तहत उस यूनियन से ये जुड़े हुए हैं। लेकिन कल को अगर ये अलग होना चाहें तो ये अलग हो सकते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल है यूएसए। यूएसए क्या है? वो फेडरेशन ऑफ स्टेट है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो राज्य है, उन्होंने क्या किया है? यूनियन तो फॉर्म किया है। फेडरेटिंग यूनिट्स ने क्या किया? यूनियन यूनियन तो फॉर्म किया है, लेकिन किसी एग्रीमेंट के तहत उन्होंने यूनियन को, जो यूनियन से जुड़े हुए हैं, तो इसको हम कहते हैं। ठीक है, वहीं अगर इंडिया की बात करूं तो यहाँ पे जो फेडरेटिंग यूनिट्स है बेटा, जो आपके राज्य हैं, वो कैसे हैं? इनके बीच में कोई एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है, और ये यूनियन से कभी अलग नहीं हो सकते हैं। दे डू नॉट हैव पावर टू secede फ्रॉम यूनियन। ठीक है, दे डू नॉट हैव पावर टू secede फ्रॉम
इंडियन यूनियन माने भारतीय यूनियन से अलग होने के लिए इनके पास कोई पावर या कोई अधिकार नहीं है। अगर कोशिश करेगा तो केंद्र सरकार जो है हस्तक्षेप करके राष्ट्रपति शासन लगा देगी और भी कई सारी चीजें कर सकती है। तो वही अंतर होता है। यूनियन ऑफ स्टेट में क्या होता है, भारत कैसा है कि यूनियन ऑफ स्टेट है, माने यहाँ पर राज्यों के बीच में क्या है, कोई एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है। केंद्र किसी एग्रीमेंट, केंद्र के साथ किसी एग्रीमेंट से जुड़े हुए नहीं है। राज्य फेडरेटिंग यूनिट जो है आपकी, वो केंद्र सरकार के साथ किसी एग्रीमेंट से जुड़े हुए नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं इंडिया कैसा है, एक इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन है विद डिस्ट्रक्टिबल स्टेट। तो हम यहाँ पे कहते हैं, क्या कहते हैं, यहाँ पे हम कहते हैं इंडिया इज अ इनडेस्ट्रक्टिबल यूनियन विद डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। मतलब समझ में नहीं आया भैया, इसका मतलब ये है कि इंडिया कैसा है, इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन है, माने यूनियन तो नहीं टूट सकता, राज्य टूट सकते हैं, राज्य तोड़े जा सकते हैं। जैसे जैसे कि आपका उत्तराखंड बना यूपी से अलग होके, आंध्र प्रदेश से अलग होके तेलंगाना बना, इस तरीके से राज्यों को तोड़ा जा सकता है लेकिन यूनियन कभी नहीं टूट सकता। आप समझ में आया, यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब सबको समझ में आ गया होगा, जितने बच्चे यूट्यूब पर भी देख रहे हैं उनको भी समझ में आया होगा कि फेडरेशन ऑफ स्टेट और यूनियन ऑफ स्टेट में क्या डिफरेंस होता है। तो भारत कैसा है, एक यूनियन ऑफ स्टेट है बेटा, है ना। सबको क्लियर, ऐप वाले बच्चे बताओ सबको क्लियर, किसी को कोई दिक्कत इस बात में। वैसे तो मैंने आप लोग को थ्योरी में बताई थी सारी चीजें, बताओ किसी को कोई दिक्कत। एप्लीकेशन में जो बच्चे देख रहे हैं बताओ जरा एक बार मेरे को कंफर्म कर दो, समझ में आया सबको। ठीक है, चलो बेटा, यूट्यूब पे क्लास नहीं चल रही है, बाद में रिकॉर्डिंग जाएगी, है ना। यूट्यूब वाले बच्चों को जो एमसीक्यू की रिकॉर्डिंग मिलती है, ठीक है। चलो, यहां तक आप लोग को क्लियर हो गया। अब ये वाला बताओ, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 1 में क्या लिखा हुआ है, इंडिया दैट इज भारत एज अ फेडरेशन ऑफ स्टेट, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, एज अ यूनियन ऑफ स्टेट, एज अ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। क्या लिखा है, ये तो भी बताया मैंने, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, सॉरी, क्या लिखा हुआ है, यूनियन ऑफ स्टेट। मैंने ए पे टिक लगा दिया था, यहाँ पे क्या होगा, सी। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा बेटा, ऑप्शन नंबर सी। अभी समझाया यूनियन और फेडरेशन में क्या अंतर होता है, ठीक है। ये वाला बताओ आपको, which of the following is an incorrect statement in regard to the meaning of union of state in which context। देखो अभी जो चीज मैंने समझाई है वही क्वेश्चन की फॉर्म में आपसे पूछ लिया गया है, यूनियन का मतलब पूछ लिया गया है। अब बताओ आप लोग इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, दिए गए स्टेटमेंट में से यूनियन को लेके कौन सी स्टेटमेंट सही है, अब बताओ। जो मैंने अभी मतलब आपको बताया था ना बेटा, प्रॉपर 5 मिनट लेके, वही मतलब इसमें बता दिया गया है, वही अब ऑप्शन की फॉर्म में पूछ लिया गया है। तो आंसर सही आ रहे हैं, क्या है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फेडरेशन नॉट बीइंग अ रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट, नो स्टेट सेल राइट टू रिसीव secede फ्रॉम इट। माने जो संघ, जो समझौता हुआ है, जो किसी समझौते का परिणाम नहीं है, जो फेडरेशन बना है, जो संघ बना हुआ है, किसी समझौते का परिणाम नहीं है। इसमें राज्यों को ये अधिकार नहीं है कि यूनियन से सिसीड हो सके वो, ठीक है। वही वाली बात है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा बेटा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, जो मैंने समझाया था पीछे, वही देखो क्वेश्चन की फॉर्म में पूछ लिया गया है, ठीक है। किसी को तकलीफ नहीं होगी, ये वाला बताओ। हम्म, इसमें बेटा इनकरेक्ट नहीं होगा, करेक्ट होगा, है ना। इसको करेक्ट कर लो। हाँ, चलो, इसमें करेक्ट होगा, क्योंकि ऐसे तो सारे स्टेटमेंट बाकी 3 इनकरेक्ट हैं और ऐसा हमें कोई ऑप्शन फिर दिया नहीं है, है ना। तो करेक्ट यही होगा। चलो, अब ये वाला बताओ तो।
विच आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विद यूनियन एंड स्टेट टेरिटरी, माने संघ व उसके राज्य क्षेत्र के आर्टिकल कौन कौन से हैं? बताओ। यूनियन और इट्स टेरिटरी माने संघ व उसके राज्य क्षेत्र के आर्टिकल कौन कौन से हैं? कौन से हैं? 1 to 4 और किस पार्ट में आते हैं? ये पार्ट नंबर 1 यानी कि भाग नंबर 1 में। ठीक है। 5 to 11 क्या है? नागरिकता, सिटीजनशिप के आर्टिकल हैं। ठीक है, 5 to 11। ऑप्शन नंबर सी में क्या है? 12 से 35। ये किसके हैं? ये फंडामेंटल राइट्स में पढ़ोगे आप लोग आगे चल के। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स में ये वाले जो आर्टिकल लिख रखा है ऑप्शन नंबर डी में, ये पढ़ोगे आप डीपीएसपी में। ठीक है, चलो ये वाला बताओ आप। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स वाज अमेंडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, फिफ्थ अमेंडमेंट एक्ट? अच्छा, मैंने आपको बताया था पांचवा संवैधानिक संशोधन बताया था कल थ्योरी में क्लास में। उसके तहत किस आर्टिकल को अमेंड किया गया था? बताओ। पांचवें संवैधानिक संशोधन के तहत किस आर्टिकल को अमेंड किया गया था? बताओ। बेटा वॉइस नहीं आ रही क्या? क्यों, आप लोग को वॉइस नहीं आ रही क्या मेरी? जरा एक बार बताओ। सभी लोग बताओ, बेटा वॉइस आ रही है क्या? मेरी वॉइस आ रही है आप लोग को? सर आ रही है। ठीक ठीक ठीक। बेटा टीना, आपको वॉइस इसलिए नहीं आ रही होगी, आपके यहाँ नेटवर्क इशू होगा। आप जो है रिजॉइन होके देखिए, है ना? फिर आपको वॉइस आ जाएगी। ठीक है, ठीक। तो फिफ्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किसको मॉडिफाई किया था? आर्टिकल नंबर 3 में संशोधन किया था बेटा, इसमें किया था। इसमें संशोधन में क्या बोला था कि इस तरीके का अगर कोई बिल आएगा तो सबसे पहले प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन से आएगा। ठीक है, प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन से आएगा। प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन से आएगा। और उसके बाद प्रेसिडेंट क्या करेंगे? उस बिल को स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में भेजेंगे। ठीक है, जिस राज्य को लेके बात होती है। आर्टिकल नंबर 3 में बात क्या होती है? आर्टिकल नंबर 3 में अगर ये बात होती है बेटा, अगर ये मान लो भारत है, इसके अंदर अगर कोई राज्य है, उसकी बाउंड्री को अल्टर करना है, एरिया को बढ़ाना है, छोटा करना है, घटाना है, कुछ भी करना है, उस राज्य के अंदर कोई बदलाव करना है, तो वो होता है आर्टिकल नंबर 3 के थ्रू होता है बेटा। है ना? आर्टिकल नंबर 3 के थ्रू होता है। आर्टिकल नंबर 3 के थ्रू होता है और सामान्य बहुमत से होता है, सिंपल मेजोरिटी से होता है। यही मैंने बताया था आप लोग को। सामान्य बहुमत से होता है और सिंपल मेजोरिटी से होता है। ठीक है, उसके अलावा क्या होता है? अगर इस तरीके का बिल कभी लेके आना है आपको पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में, तो आप सीधा नहीं ला सकते। आप क्या करोगे? प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन से उस बिल को लेके आओगे। उसके बाद प्रेसिडेंट क्या करेंगे? स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली को वो बिल भेजेंगे। वो उसके बाद एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में उनसे जवाब मांगा जाएगा। लिमिटेड टाइम फ्रेम में, एक सर्टेन टाइम फ्रेम में उनको जवाब देना पड़ेगा। तो पहले क्या था? ये टाइम फ्रेम जो है कुछ फिक्स नहीं था, लेकिन अब ये टाइम फ्रेम को फिक्स कर दिया गया था। ये किससे किया था? फिफ्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से किया था। किससे किया था बेटा? ये किया गया था बेटा फिफ्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से किया था। पांचवें संवैधानिक संशोधन से किया था। ये किसमें किया था? आर्टिकल नंबर 3 में किया था। समझ में आ गया का? किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी? बेटा बताओ, किसी को कोई दिक्कत? ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? बताओ सभी को। एप्लीकेशन पर जो बच्चे देख रहे हैं बताओ। यूट्यूब पे बच्चे, बेटा यूट्यूब पे जितने बच्चे इस क्लास को देखेंगे, अगर उनको किसी चीज में डाउट हो तो वो कमेंट में लिख देना, ठीक है? चलो ये वाला क्वेश्चन करो। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी? बताओ कौन सा पार्ट।
चलो भाई, सबने सही बताया। कौन सा पार्ट डील करता है? पार्ट नंबर वन डील करता है, पार्ट नंबर वन। और पार्ट नंबर वन में क्या है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, माने संघ व उसके राज्य क्षेत्र। और आर्टिकल कौन कौन से हैं? आर्टिकल नंबर 1 to 4। पार्ट नंबर टू क्या डील करता है? सिटीजनशिप। कौन डील करता है? पार्ट नंबर टू। और इसमें कहां से कहां तक आर्टिकल है? 5 to 11। पार्ट नंबर थ्री थ्री क्या डील करता है? फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार, आर्टिकल नंबर 12 से 35। और पार्ट नंबर फोर जो कि ऑप्शन में दे रखा है, वो क्या डील करता है? डीपीएसपी, जिसमें आगे आर्टिकल नंबर 36 से लेके 51 तक। और आर्टिकल नंबर ये पार्ट फोर है बेटा, ये पार्ट फोर है ना, ये डीपीएसपी वाला। ये पार्ट थ्री है फंडामेंटल राइट्स वाला। और पार्ट ए होता है 4A, जो कि डील करता है आपका किससे? पार्ट 4A डील करता है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज से। ठीक है, सारे पार्ट ड्यूटीज। और इसमें आर्टिकल नंबर 51A पढ़ते हैं। ठीक है, सबको ये क्लियर हो गया होगा। ये सारे पार्ट्स वगैरह मैंने आप लोग को पढ़ा रखे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा इस वाले क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर डी होगा। पार्ट नंबर वन में बात करता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की। ये वाला क्वेश्चन करो आप। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स? ठीक है, नए राज्यों का गठन किस आर्टिकल के तहत होता है बताओ? बताओ सभी लोग बताओ। सबके आंसर चेक कर रहा हूं मैं, बताओ सभी लोग। इसका राइट आंसर क्या होगा? आर्टिकल नंबर थ्री डील करता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट से, अल्टरेशन ऑफ बाउंड्री वगैरह से। कौन डील करता है? आर्टिकल नंबर थ्री। चलो ये वाला करो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर रिलेटेड टू सिटीजनशिप? सिटीजनशिप के कौन कौन से आर्टिकल है और किस पार्ट में, ये बताओ चलो। ठीक है, नागरिकता को लेके कौन कौन से आर्टिकल है और किस पार्ट में, बताओ। हम्म, सब सही आंसर दे रहे हैं। जो सिटीजनशिप है बेटा आपकी, वो बेटा आपकी पार्ट नंबर टू में है। और आर्टिकल आपको पढ़ने होते हैं कौन कौन से? 5 से लेके 11। तो 5 से लेके 11 ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, चलो ये वाला करो आप। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डुअल सिटीजनशिप एज इन द केस ऑफ यूएस? माने दोहरी नागरिकता से आप क्या समझते हैं, जैसे कि यूएस के केस में, बताओ। सभी लोग आंसर दो इसका। चलो, सबका आंसर सही आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी, सिटीजनशिप ऑफ अ कंट्री अलोंग विद दैट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट। माना ऐसा नहीं है कि आपके पास भारत की भी नागरिकता है और उत्तर प्रदेश की भी नागरिकता है, ऐसे तो फिर पता नहीं कितनी नागरिकता हो जाएंगी, है ना? तो ऐसा नहीं होता है कि देश की भी नागरिकता है और राज्य की भी अपनी नागरिकता है। ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। समझे? तो ऑप्शन नंबर बी सही बात है। चलो ये वाला बताओ। इन विच ईयर वॉज द सिटीजनशिप एक्ट पास इन इंडिया? तो सिटीजनशिप एक्ट किस ईयर में पास हुआ था?
कब हुआ था बताओ। बताओ सभी लोग बताओ। बेटा जो 1951 आंसर दे रहे हैं वो कैसे दे रहे हैं? 1955 पढ़ाया था मैंने आपको। नागरिकता अधिनियम 1955। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? 1955 होगा बेटा। क्या होगा? 1955 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। मैंने क्या पढ़ाया था? सिटीजनशिप एक्ट 1955 आप लोग को पढ़ाया था डिटेल में। चलो, ये वाला करो अब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? हमारे भारतीय संविधान का इसमें से कौन सा फीचर नहीं है, ये बताना है, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर सी है आपका, डुअल सिटीजनशिप वाला है ना। इसको सही करते हैं बिल्कुल। ठीक है, ये लो अब करो। तो सबने सही आंसर दिया है। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। ब्लेंड ऑफ एजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ये भी है। तो डुअल सिटीजनशिप हमारे दोहरी दोहरी नागरिकता हमारे देश में नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। हमारे यहाँ कैसी चलती है? हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप चलती है बेटा। माने एकल नागरिकता चलती है। और ये प्रोविजन हमने कहाँ से लिया था? जल्दी बताओ सभी लोग कमेंट में मेरे को। सिंगल सिटीजनशिप माने एकल नागरिकता का प्रावधान हमने कहाँ से लिया था? किस देश के संविधान से लिया था? जल्दी बताओगे सभी लोग। तो सबने सही आंसर दिया। कहाँ से लिया था? यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया था। चलो, ये वाला करो अब। सर जो सही गलत बताए उसका नाम बोल दिया करिए। बेटा अमन यादव, आप एक ही मैसेज में बार बार कर रहे हो। सही गलत बता भाई, नाम बोलने से क्या हो जाएगा? वो गजब आदमी हो, बार बार एक ही बात को लिख रहे हो। मतलब जो गलत बताएगा उसका नाम लेना जरूरी है? हु हैज द पावर टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप इन इंडिया? माने नागरिकता को लेके किसके पास अधिकार है? बताओ। चेंज वगैरह करने का, माने अमेंडमेंट वगैरह करने का अधिकार किसको है नागरिकता को लेके? एक ही मैसेज बार बार रिपीट करे जा रहे हैं। अरे सही गलत सही गलत। मतलब तुम क्या चाहते हो? मतलब जो बच्चा गलत आंसर दे रहा है उसको मतलब एज इंफीरियर ट्रीट किया जाएगा क्लास के अंदर? माने कि उसको भाई पढ़ लेगा, अगर गलत किया है उसने तो भाई देख लेगा, वो उसका नाम लेना जरूरी है कि जिसने गलत किया है? तब से मैं इग्नोर कर रहा हूँ मैसेज को, लेकिन कब तक इग्नोर करूं मैं? तो नागरिकता को लेकर अधिकार किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है बेटा। ये प्रेसिडेंट पार्लियामेंट हो गया यार। ये ऑप्शन नंबर डी था, पार्लियामेंट है। रुको एक सेकंड, अभी सही करता हूँ इसको। ये लो, हमने ऑप्शन नंबर सी बना दिया इसको, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पार्लियामेंट होगा, है ना। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, पार्लियामेंट। ठीक है, और ये किस आर्टिकल के अंदर लिखा था? जल्दी बताओ मेरे को। ठीक है, नागरिकता को लेके। ठीक है, नागरिकता को लेके जो चेंज वगैरह करने का, मतलब जो नियम कायदे कानून बनाने का अधिकार पार्लियामेंट को, ये किस आर्टिकल में लिखा था? जल्दी बताओ मेरे को सभी लोग, चलो। बताओ सभी लोग बताओ। किस आर्टिकल में लिखा था ये?
आर्टिकल नंबर 11 में। चलो ये वाला करो। द सिटीजनशिप एक्ट 1955 डज नॉट डील विद, माने नागरिकता अधिनियम 1955 संबंधित नहीं है। किससे संबंधित नहीं है बताओ? किससे संबंधित? इलेक्शन, इलेक्शन की तो कोई बात ही नहीं होती भाई। नागरिकता अधिनियम में इलेक्शन का कहां से कोई रूल आ गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो ये वाला करो आप लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन फॉर एक्वायरिंग द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, माने दिए गए ऑप्शन में से भारत की नागरिकता प्राप्त करने का शर्त नहीं है। कौन सी शर्त नहीं है बताओ? बताओ। भाई साफ साफ दिख रहा है, प्रॉपर्टी होल्ड करना जरूरी थोड़ी है। ऐसे तो फॉरेन कंपनियां आती हैं, है ना, कई सारी प्रॉपर्टी होल्ड करती है भारत के अंदर, है ना। तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि वो भारत के नागरिक हो जाएंगे उसके मालिक। क्यों? तो होल्डिंग प्रॉपर्टी ऐसी कोई कंडीशन मैंने आप लोग को पढ़ाई नहीं थी, ठीक है, मैंने तो नहीं पढ़ाई थी। अगर आप लोगों ने पढ़ी हो तो पता नहीं, है ना। तो होल्डिंग प्रॉपर्टी नहीं होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। चलो ये वाला करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वे टू एक्वायर सिटीजनशिप इन इंडिया, कौन सा तरीका नहीं है सिटीजनशिप एक्वायर करने का भारत के अंदर? बताओ। चलो। ठीक है, बताओ। रिनंशिएशन, क्योंकि रिनंशिएशन तो नागरिकता त्यागने की बात कर रहा है वो। रिनंशिएशन में क्या होता है? नागरिकता त्यागी जाती है, ठीक है, ना कि नागरिकता ली जाती है। रजिस्ट्रेशन से आप नागरिकता ले सकते हो, बर्थ हुआ है तो आपकी आप भारत के नागरिक कहलाओगे। या फिर इनकॉर्पोरेटिंग ऑफ टेरिटरी, माने अगर किसी कल को मानो इंडिया पीओके कब्जा लेगा तो वहां के जितने भी नागरिक होंगे वो फिर भारतीय नागरिक कहलाएंगे। तो ये तो ऑप्शन सही है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि रिनंशिएशन क्या होता है? रिनंशिएशन होता है नागरिकता को त्याग करना, ठीक है, खुद से नागरिकता का त्याग कर देना। रिनंशिएशन माने ये किस में आता है? नागरिकता को त्याग देना। ठीक है बेटा, चलो ये वाला करो आप लोग। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद सिटीजनशिप, सिटीजनशिप किस पार्ट में है? बताओ, आर्टिकल बताओ, पार्ट बताओ, जल्दी बताओ। तो पार्ट नंबर 2 में आता है क्या? सिटीजनशिप। आर्टिकल कौन से हैं? 5 to 11। तो पार्ट नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। चलो ये वाला करो। एनी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन मेक अ डिक्लेरेशन अनाउंसिंग दिस इंडियन सिटीजनशिप अंडर द, माने कोई भी भारत का नागरिक है अपनी नागरिकता को छोड़ने की घोषणा कर सकता है किस एक्ट के तहत? बताओ। सिटीजनशिप एक्ट 1955, और क्या? सिटीजनशिप एक्ट 1955। चलो ये वाला बताओ।
विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वेस्ट प्लेनरी पावर इन पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन द सब्जेक्ट ऑफ सिटीजनशिप? माने पार्लियामेंट को अधिकार देती है नागरिकता को लेके कुछ नियमों में बदलाव करना है, कुछ चेंज करना है, तो किस आर्टिकल के तहत मिलता है? बताओ। सर पोल्स पे नहीं हो सकता है, लो भैया पोल करा देते इसका आंसर। नंबर ए, बी, सी और डी। ये लो पोल हो गया, इसका जवाब दो सभी लोग। ठीक है, बताओ सभी लोग आंसर। तो किस आर्टिकल के तहत पार्लियामेंट को ये पावर है कि नागरिकता के नियमों में चेंज कर सकता है, बदलाव कर सकता है? दैट इज आर्टिकल नंबर 11। आर्टिकल नंबर 11। ठीक है, ये क्या देता है? पार्लियामेंट को पावर देता है नागरिकता को लेके कोई नियम में चेंज या बदलाव कर सकता है। कौन? देश की संसद कर सकती है। बताओ ये वाला क्वेश्चन करो। विच टाइप ऑफ सिटीजनशिप इज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारत के संविधान के अंदर किस तरीके की नागरिकता की बात की गई है? बताओ। तो किसकी बात की गई है? सिटीजनशिप, माने सिंगल सिटीजनशिप की बात की गई है। और ये प्रोविजन हमने लिया था यूके से। ये वाला बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस कंटिन्यूएंस ऑफ राइट ऑफ सिटीजनशिप? माने एक बार जो भारत का नागरिक बन गया वो हमेशा भारत का नागरिक रहेगा। कंटिन्यूएंस ऑफ राइट ऑफ सिटीजनशिप ये किस आर्टिकल में लिखा था? बताओ जल्दी। बताओ इसको, बताओ जल्दी चलो। सभी लोग आर्टिकल का नंबर लिखोगे है ना? ऑप्शन वगैरह मत लिखना, आर्टिकल का नंबर लिखना। तो ये बात लिखी बेटा आर्टिकल नंबर 10 में। कॉन्टिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ सिटीजनशिप। क्या लिखा हुआ है? कॉन्टिन्यूएंस माने एक बार भारत के नागरिक बन गए तो फिर हमेशा भारत के नागरिक रहोगे जब तक तुम नागरिकता त्याग नहीं देते, और या फिर आपकी नागरिकता को डिप्राइव या टर्मिनेट नहीं कर दिया जाता। ठीक, कंटिन्यूएंस ऑफ राइट ऑफ सिटीजनशिप। ठीक है, चलो भाई साहब, आज की एमसीक्यू खत्म। तो सबसे पहले तो बताओ मजा आया कि नहीं आया एमसीक्यू लगाने में? थ्योरी अच्छे से पढ़ने के बाद एमसीक्यू बढ़िया लग रहा है ना सबको? क्यों? सबको मजा आया? हाँ, आज के एमसीक्यू खत्म हो गए, इतने ही एमसीक्यू थे। सबको कैसा लगा? मजा आ रहा है? मतलब थ्योरी पढ़ने के बाद एमसीक्यू लगा के। बेटा जो बच्चे यूट्यूब पे क्लास को देख रहे हैं वो भी कमेंट में बताना उनको कैसा लग रहा है एमसीक्यू क्लासेस, है ना? और जो बच्चे एनरोल नहीं है वो जल्द से जल्द एनरोल हो जाइए। एलयू अपडेट के मोबाइल एप्लीकेशन पे जाइए, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। और जो बच्चे ऐप में एनरोल नहीं है वो एनरोल हो जाइए। लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस, नोट्स, पीवाईक्यू, इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉक टेस्ट, और आपको सारी चीजें, सारी सुविधा मिलेंगी। इसी तरीके से थ्योरी वन शॉट में थ्योरी कराई जा रही है इस समय रिवीजन के अंदर। माने एक वीडियो में सिंगल चैप्टर खत्म किया जा रहा है, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में उसकी प्रैक्टिस कराई जा रही है इसी तरीके से। ठीक है, और इस समय 25% ऑफ चल रहा है, तो जो बच्चे एनरोल नहीं है वो एप्लीकेशन पे जाके एनरोल हो जाना। ठीक है, बहुत अच्छा रहेगा, आपको नोट्स वगैरह सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, और आप लोग भी कमेंट में लिखना यूट्यूब पे जो बच्चे इस वीडियो को देखेंगे
आप लोग भी कमेंट में लिखना कैसी आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप लोग भी बताना फीडबैक। और आप लोग को भी सपना ये होना चाहिए कि इतने प्यारे से सुंदर से विश्वविद्यालय में आप लोग पढ़ पाओ, तो वो सपना तभी साकार हो पाएगा जब आप जो है अच्छे से तैयारी करोगे। भीड़ बहुत ज्यादा है, और तैयारी को, आपकी तैयारी को इजी कराने का काम करेगा एल्यू अपडेट, जिसमें कि सारी चीजें आपको प्रोवाइड कराएगी। ठीक है, चलो। सर इसी लेवल के एमसीक्यू आएगा एग्जाम में, क्योंकि ये लेवल हो जा रहा है, बट एग्जाम का पता नहीं बेटा। इसी तरीके के एमसीक्यू आएंगे, एमसीक्यू कुछ अलग थोड़ी आएंगे। क्यों? एमसीक्यू कुछ अलग थोड़ी आएंगे, एमसीक्यू तो इसी तरीके के आएंगे। बट जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं वो कैसे तैयार बेटा, जो चीज आपकी गलत हो रही है, जो एमसीक्यू जो क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है, तो आपको क्या करना है, इस क्लास के बाद उसकी थ्योरी जाके पढ़नी है कि ये पॉइंट मान लो मेरे का गलत हुआ, आर्टिकल नंबर 5 को लेके गलत हुआ, 6 को लेके गलत हुआ, तो वो आपको सर्टेन पॉइंट जाके नोट करके उसको पढ़ लेना है थोड़ा सा दोबारा से। ठीक है, चलो। सबको फील आ रहा है पॉलिटी के अंदर? बहुत मजा आया सर। सर मुझे पॉलिटी बिल्कुल समझ नहीं आती थी, पर जब से आपकी क्लासेस कर रही हूँ हलवा लग रही है। चलो अच्छी बात है अंशिका। है ना? चलो। सर आप लास्ट में पंडित जी की तो बोलते हैं जैसे अपन में बोलते हैं। चलो ठीक है, चलो फिर। सर व्हाट्सएप ग्रुप बेटा ज्वाइन करना है, उसके लिए आप जो है कॉलिंग टीम को फोन करो, वो करवा देंगे। ठीक है, ये सब हमको नहीं पता था। चलो फिर आज के लिए इतना ही, आज की सेवा समाप्त। अब कल मिलेंगे थ्योरी क्लास में एप्लीकेशन के ऊपर, और पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार। चलो, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू एवरीवन।